मैं नवीन यादव आप सभी विद्यार्थियों को अपनी कक्षा के लिए ले चलता हूं। नेक्स्ट कक्षा जो हमने पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था कि भारतीय संघीय व्यवस्था और उसके कुछ संघीय व्यवस्था के भारतीय संघीय व्यवस्था के कुछ लक्षण और उसके आधारभूत तत्व के बारे में जानकारी ली थी। तो मैं इस वीडियो में पहले 2-3 वीडियो में काफ़ी अपना परिचय दे चुका हूं तुम्हें और बाकी सारी चीज़ें बता चुका हूं। तो इस वीडियो को लंबा ना करते हुए मैं सीधा मुख्य मुद्दे पे आता हूं। 12वीं कक्षा की राजनीति विज्ञान के विषय जो है, राजनीति विज्ञान का जो विषय है उसको मैं कंप्लीट करा रहा हूँ और विद नोट्स, विद टेस्ट पेपर और लास्ट में गैस पेपर, यानी जो परीक्षा में आने वाले संभावित क्वेश्चन है वो सब आपको उपलब्ध कराए जाएंगे। तो देखते हैं अपना ये चैप्टर। इससे पहले मैं संविधान की विशेषताएं, भारतीय विदेश नीति और न्याय, इसके अलावा संविधान की प्रस्तावना, ठीक है, ये बहुत सारे लेक्चर करा चुका हूं और बहुत सारे क्वेश्चंस भी मैंने कराए हैं, तो उनको आप देख सकते हो। ठीक है, तो आज का हम वीडियो स्टार्ट करते हैं जल्दी से। भारत की संघीय व्यवस्था के आधारभूत तत्व, इसमें से आधे तो मैंने आपको पढ़ा दिए थे। इस जो चैप्टर है ये तुम्हारी खंड ब की फर्स्ट इकाई का तीसरा लेसन है ये। ठीक है, इसके अलावा ये जो लेसन है ये भारतीय संविधान के हैं और ये जरूरी नहीं कि 12वीं क्लास के ही काम आते हैं। तो क्योंकि अभी रीट का सिलेबस आया है तो उसमें जो कठिनाई स्तर है वो 12th तक कर दिया गया है आपका। तो इससे आपको रीट के सिलेबस के लिए भी बहुत सारे उपयोगी हैं ये वीडियो। तो जो बच्चे रीट की तैयारी कर रहे हैं, बीएसटीसी की तैयारी कर रहे हैं, पटवार की तैयारी कर रहे हैं या किसी और एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और उसमें संविधान का सिलेबस है, तो इन वीडियो को तल्लीनता के साथ देखिए, आपका काफी फायदा होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो मैंने आपको इतना तो समझा दिया था कि संघीय व्यवस्था होती क्या है, ठीक है, उसको दोबारा रिपीट नहीं करूंगा। इसको समझने के लिए आप हमारे प्रीवियस वीडियो को देख सकते हैं। अब संघीय व्यवस्था के लक्षण भी मैंने बता दिए थे। अब हमारा जो संघ है वो उसके अंदर एकात्मकता के भी कुछ लक्षण है। संघीय व्यवस्था के साथ एकात्मकता के भी कुछ लक्षण है। तो आज आपको ये बताएंगे कि एकात्मकता के क्या क्या लक्षण हैं और फिर आप देख सकते हो कि अपना जो अपनी जो संविधान का जो संघीय स्वरूप है वो किस प्रकार से भारत देश में अपनाया जा रहा है। तो एकात्मकता के लक्षण, यानी भारतीय जो शासन व्यवस्था है वो संविधान द्वारा संघात्मक शासन व्यवस्था को अपनाया गया है, लेकिन उसी के साथ एकात्मकता के भी कुछ लक्षण दिखाई देते हैं। मैं आपको फिर से रिपीट करता हूं कि अपनी बुक्स साथ में लेके बैठिए, है ना। तो या आप पूरा वीडियो देख लीजिए, उसके बाद बुक जरूर पढ़िए, आपको बहुत अच्छा फायदा होगा। और ये मेरा मिशन 90+ का स्कोर कराने का है। आप सभी बच्चों को 90+ आपके नंबर आए, ऐसी मैं आप लोगों से उम्मीद करता हूं। तो जैसे मैं पढ़ा रहा हूं वो तो आप सुनिए, उसके अलावा जो मैं आपको जो निर्देश दे रहा हूं, जो गाइडलाइन दे रहा हूं, उनका भी पालन कीजिए। तो देखो एकात्मकता के क्या लक्षण हैं। एक संविधान, पहला लक्षण है एक संविधान। एक संविधान, ठीक है। भारत देश का कितने संविधान है? एक ही तो है भारत देश में संविधान। और एक संविधान, मैंने कहा था कि शक्तियों का बंटवारा होना चाहिए, वही संघीय व्यवस्था होती है, लेकिन भारत देश में एक ही संविधान है। वो सिर्फ वही ही केंद्र और राज्यों को शक्ति प्रदान करता है, यानी केंद्र के अलावा राज्यों के पास अलग से कोई संविधान नहीं है। लेकिन कई ऐसे देश हैं जो संघीय व्यवस्था को अपनाते हैं और उनमें 2-2 संविधान है। तो एक संविधान तो भारत में है, ठीक है। अच्छा, 2 संविधान कहां पे हैं? 2 संविधान के उदाहरण कहां पे हैं? यहां लिख देता हूं मैं। 2 संविधान कहां है? एक तो अमेरिका में है, दूसरा स्विट्जरलैंड, इन देशों के अंदर राज्यों के पास और केंद्र के पास दोनों के अलग अलग संविधान हैं। हमारे देश में एक संविधान अपनाया गया है, तो कहीं ना कहीं ये हमारे संविधान की
एकात्मकता के लक्षण या एकात्मकता की शासन व्यवस्था की तरफ हमारा ध्यान केंद्रित करती है। इसके अलावा शक्तियां जो वितरित की गई है वो 3 भागों में की गई है। मैंने कल पिछले वीडियो में बताया था कि 3 संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। ध्यान होगा आपको, संघ सूची में कितने विषय थे 97, राज्य सूची में कितने थे 66 और समवर्ती सूची में कितने थे 47। इन सूचियों के अंदर विषयों का आवंटन कर दिया गया है कि केंद्र और राज्य किस किस प्रकार से अपने कानून इन विषयों पे बनाएगी। इसके अलावा भी कोई विषय बच गया हो, संविधान सभा की दृष्टि में नहीं आया हो और कोई ऐसा विषय बच गया हो जिसके ऊपर कानून बनाने की जिम्मेदारी किसको दी जाएगी, क्योंकि संविधान सभा ने तो 3 सूचियां जारी कर दी, 97 विषय, 66 विषय और 47 विषय। अगर इन विषयों से कोई छूट गया, जैसे तुम कभी उस पे देखते हो ना, दुकानों पे लिखा रहता है ना, कि भूल चूक लेनी देनी, बिल के ऊपर भी लास्ट में लिखा रहता है भूल चूक लेनी देनी, यानी काम तो बड़े सलीके से किया गया है लेकिन हो सकता है उसमें भी कुछ गलतियां रहेगी हो। तो इसी प्रकार संविधान में भी कहा गया है कि वैसे तो विषयों का आवंटन केंद्र राज्यों के बीच बांट दिया गया है, लेकिन फिर भी कोई विषय रह गया हो गलती से तो उसको किस में माना जाएगा, अवशिष्ट विषय। और उस अवशिष्ट, जैसे साइबर क्राइम, उदाहरण भी देता हूं, साइबर क्राइम जैसे कि आजकल सोशल मीडिया चल रही है, फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप, है ना, टेलीग्राम, बहुत सारे चैनल चल रहे हैं। इसके अंदर कई लोगों के साथ क्या हो जाती है, बदतमीजी हो जाती है ना। कई अपनी बहन बेटियों के साथ ऐसा हो जाता है कि उनके साथ कोई बदतमीजी करता है, मतलब सोशल मीडिया के ऊपर थ्रेट किया जाता है, धमकाया जाता है। और तो ऐसे केस, भाई संविधान जब बना 1949 में, तब तो ऐसे केस आने स्टार्ट नहीं हुए थे, उनको क्या पता कि ऐसे भी कोई विषय आएंगे। तो साइबर क्राइम जो हो रहा है उसके ऊपर कानून बनाना अब किस में आ गया, अवशिष्ट विषय। क्यों? क्योंकि ये तो ना तो संघ सूची में है, ना राज्य सूची में है और ना ही समवर्ती सूची में। अच्छा, अब ये अवशिष्ट जो शक्ति है ये किसके पास है, बात ये है यहाँ पे, ठीक है। दूसरा एकात्मकता का लक्षण क्या है, अवशिष्ट विषय। अवशिष्ट विषय, ठीक है। अवशिष्ट विषय के ऊपर कानून कौन बनाता है, आपने यहाँ पे केंद्र। ले भाई, फिर केंद्र को दे दिया, केंद्र के पास विषय भी ज्यादा, 97 विषय है, उसके बाद अवशिष्ट शक्तियां भी केंद्र उसके ऊपर कानून बनाएगा। तो कहीं ना कहीं ये एकात्मकता की तरफ झुकाव तो हो ही गया। उसके बाद आता है संविधान संशोधन। संविधान संशोधन, अब ये संविधान यानी जो हमारा संविधान बना उसमें कुछ कमियां रह गई हो तो उसके अंदर हम उसको बदल सकें, वो होता है संविधान संशोधन। यानी संविधान के अंदर कुछ चेंज लाना, संविधान के अंदर कुछ बदलाव लाना। जैसे तुम अपने घर बनाते हो, है ना, आपके दादाजी ने, पिताजी ने घर बनाया होगा, घर बनाया, सब कुछ ठीक था। उसके 10 साल बाद अगली जनरेशन ने, जैसे दादाजी ने मकान बनाया तो आपके पिताजी ने उसमें कुछ चेंज किया कि भाई ये ठीक नहीं है, इसको इधर से तोड़ दीजिए, इधर नया बना दीजिए, है ना, जीने की दिशा ठीक नहीं है, रसोई ठीक नहीं है, उसमें कुछ बदलाव करते हो। बदलाव करना मीन्स संशोधन। घर में बदलाव कर रहे हो तो घर का संशोधन है, और संविधान में बदलाव कर रहे हो तो संविधान का संशोधन है। जरूरी है, क्यों? क्योंकि टाइम के साथ स्थितियां बदल जाती है, विचार बदल जाते हैं, लोगों के रहने सहने का ढंग बदल जाता है, तो चेंज होना बहुत जरूरी है। और संविधान के अंदर जो चेंज होता है वो उसको कहते हैं संविधान संशोधन। और ये संविधान संशोधन करता कौन है, किसके पास ही शक्ति है? ये संसद के पास शक्ति है। बहुत सारे मामलों में, बहुत संविधान के बहुत बड़े पार्ट के अंदर संसद अकेले ही संशोधन कर देती है। लेकिन कुछ महत्वपूर्ण मामले ऐसे हैं जिनमें संसद संशोधन करेगी, उसके साथ ही साथ राज्यों की भी अनुमति ली जाएगी, यानी आधे राज्यों की अनुमति जरूरी है। अभी अपने कितने राज्य हैं टोटल? 28 राज्य हैं, क्योंकि जम्मू कश्मीर को क्या बना दिया, केंद्र शासित प्रदेश। तो 28 के आधे मतलब 14 राज्यों की अनुमति मिल जाएगी, तो क्या होगा, संविधान संशोधन। लेकिन ध्यान रखें कि संविधान संशोधन के
मतलब संविधान का लगभग 80% हिस्सा तो संसद अकेले ही संशोधित कर देती है। सिर्फ 20% हिस्से के लिए आधे राज्य भी कितने, आधे राज्यों की अनुमति ली जाती है। तो कहीं ना कहीं संसद ज्यादा पावरफुल होगी या राज्य ज्यादा पावरफुल होंगे? भाई संसद अकेले 80% का क्या कर देती है, संविधान संशोधन कर देती है। तो इस वजह से भी क्या है, ये एकात्मक लक्षण की तरफ है, एकात्मक शासन व्यवस्था की तरफ हमारा संविधान का झुकाव दिखाई देता है। इसके अलावा शक्तियों का जो विभाजन है, शक्तियों का विभाजन, शक्तियों का विभाजन कल बताया था, ठीक है, फिर बता देता हूं। संघ सूची, राज्य सूची, आप तो पढ़ चाहे कितना भी लो लेकिन नंबर अच्छे लेके आने। समवर्ती सूची, और इस चीज का भी ध्यान रखना, ठीक है, चैनल को थोड़ा सा ग्रो करवाओ, मैं आपको लाइव पढ़ाऊंगा, क्योंकि मुझे भी आपका रिप्लाई चाहिए, मुझे भी आपके क्वेश्चंस चाहिए कि क्या समझ में नहीं आया, क्या पढ़ाना है, क्या, और वो जब ऐसे मैं बोल रहा हूं तो मेरे को यहाँ पे ही पता चलना चाहिए, पढ़ाते हुए बीच में ही पता चलना चाहिए कि सर ये क्या होगा। और ये ऑप्शन हमारा थोड़ा सा खुलेगा तब जब आप लोग थोड़ा सा इस वीडियो को बढ़ाओगे, लोगों को बोलोगे कि इनको सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को, और वो किनको बोलना है, फालतू लोगों को नहीं बोलना। मैं ये नहीं कहता मैं अपने ताऊ चाचा मामा को भेज दो और उनसे कह दो कि गुरुजी का चैनल है सब्सक्राइब कर दीजिए, नहीं, आप सिर्फ उन्हीं को भेजें जो इस चीज से संबंधित हैं, यानी जो आपके साथी, दोस्त, रिश्तेदारी के अंदर जो भी बच्चे जो 12th क्लास से संबंधित हैं या कोई 10वीं से भी संबंधित सिलेबस है, ये संघीय व्यवस्था जो अभी संविधान का पढ़ा रहा हूं, 10th क्लास के बच्चे भी देख सकते हैं। तो ऐसे बच्चों के पास भेजिए जो इनको देखें और इनका उपयोग करें। तो ये संघ सूची है, ठीक है। शक्तियों का विभाजन कितने सूचियों में किया गया है? 3 सूचियों में किया गया है। ये संघ सूची है। संघ सूची में कानून कौन बनाता है? केंद्र, ठीक है। राज्य सूची में कानून कौन बनाता है? राज्य। और समवर्ती सूची में कानून कौन बनाता है? केंद्र प्लस राज्य, यानी केंद्र और राज्य दोनों कानून बनाते हैं, ठीक है। कल भी बताया था, आज फिर बताना पड़ रहा है, टॉपिक आ गया। इसमें 97 विषय हैं। कितने विषय हैं? 97। इसमें 66 विषय, और इसमें अब देखो ये काम करता है। अगर लाइव होता ये तो मैं आपका उत्तर जान सकता है कि तुम भी कितना पढ़ रहे हो, तुम जो बोलते, तुम जो मैसेज करते उसको मैं सुन सकता, मुझे भी अच्छा लगता, तुम्हें भी अच्छा लगता। तो ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर कीजिए, जिससे ये बहुत जल्दी क्या हो, 10-15 दिन के अंदर ये हो जाएगा, मतलब इसके सब्सक्राइब पूरे हो जाएंगे और लाइव स्टार्ट हो जाएगा। इसके कितने हैं? 47 विषय। अगर तुम सब 5-5 लोगों को भी सब्सक्राइब करते हो, सब्सक्राइब करवाते हो, तो ये चैनल 2 दिन के अंदर आपको लाइव क्लास देने लग जाएगा। सिर्फ 5-5 लोगों को जो आप देख रहे हो, वो 5-5 ऐसे लोगों को भेजिए जो आप ये डिसाइड कीजिए कौन कौन लोग हैं वो जो हमारी क्लास से संबंधित हैं, या 10th क्लास से संबंधित है, या रीट से संबंधित है, या पटवार का क्लासेस दे रहे हैं, दिल्ली पुलिस, राजस्थान पुलिस, या कहीं भी कोई ऐसी टेस्ट दे रहे हैं, कंपटीशन को कोई सा भी दे रहे हैं, उनको ये शेयर कीजिए, क्योंकि कंपटीशन के सभी क्वेश्चन यहीं से आते हैं, है ना। तो देखिए बच्चों, शक्तियों का जो विभाजन है वो ऐसे किया गया है, और वो कहीं ना कहीं केंद्र के पक्ष में है। संघ सूची में 97 विषय हैं, सबसे ज्यादा विषय हैं। इसका मतलब केंद्र को ज्यादा मजबूत किया गया है, और ये एकात्मकता का लक्षण प्रकट हो रहा है, ठीक है। इसके अलावा अगला जो आता है आपात शक्ति, आपातकालीन शक्ति जिसको बोलते हैं। आपात शक्ति ये क्या है? आपात इमरजेंसी सेवाएं सुनी होगी, एम्बुलेंस 108 नंबर आती है ना, सायरन बजाती हुई आती है, तो सभी रोड खाली हो जाते हैं। इधर जो उसको जाने का रास्ता पहले दिया जाता है, क्यों? उसके ऊपर सायरन भी लगा रहता है, रेड लाइट रहती है,
क्यों? क्योंकि इमरजेंसी है, उसमें क्या है, मरीज है, किसी का एक्सीडेंट हुआ, कोई गंभीर रोग से पीड़ित है, हम तो बाद में भी चले जाएंगे, पहले उसको जाने दीजिए। तो ऐसी इमरजेंसी सेवाएं होती है। अस्पताल में भी इमरजेंसी के लिए अलग से वार्ड निर्धारित होते हैं, यानी जो मरीज ऐसे होते हैं कि भाई मैं अभी नहीं दिखाया तो मर नहीं रहा, थोड़ी देर बाद भी दिखा सकता हूं। कुछ मरीज ऐसे होते हैं इनका भयंकर एक्सीडेंट हो गया, उनको अभी मेडिकल फैसिलिटी चाहिए, तो वो इमरजेंसी वार्ड में जाते हैं। ऐसे ही गवर्नमेंट या पूरे देश के साथ भी इमरजेंसी आ सकती है। वो तो आई किसी एक दो व्यक्ति के सामने इमरजेंसी आपात आया, लेकिन हो सकता है पूरे देश के लिए इमरजेंसी आ जाए। देश के लिए इमरजेंसी कब आएगी? जब पूरा देश संकट में होगा। पूरा देश संकट में कब होगा? जब या तो किसी दूसरे देश से युद्ध हो, पड़ोसी देशों से, पाकिस्तान, चीन या किसी से भी, मतलब देश का किसी दूसरे देश से युद्ध चल रहा हो, तो वो इमरजेंसी है। यानी और सारे काम बाद में हो जाएंगे, रोड बाद में बन जाएंगे, लाइटें बाद में लग जाएगी, हॉस्पिटल बाद में बन जाएंगे, स्कूल बाद में बन जाएंगे, है ना, और सारे काम बाद में हो जाएंगे, लेकिन पहला काम कौन सा होगा? उस युद्ध की स्थिति से निपटा जाए। तो ऐसी स्थितियों के अंदर सभी चीजों को गौण कर दिया जाता है। ये जो सूची दे रखी है, बोले 97 विषय संघ सूची दी, इस सारी सूचियां खत्म हो जाती है, बोले कोई सूची नहीं है, सारे विषय पे कानून कौन बनाएगी? केंद्र सरकार। तो फिर केंद्र मजबूत, एकात्मकता का लक्षण। ठीक है, आपातकाल जब लगता है तो क्या कह दिया जाता है कि आपातकालीन परिस्थितियों में इमरजेंसी लगी है देश के अंदर, तो ये तुम भूल जाओ कि राज्यों का अलग अलग कानून बनाने का कोई ज्यादा अधिकार नहीं है, सारे के सारे विषयों पर कानून कौन बनाता है? केंद्र। और ये आपातकाल जो लगता है, ये 3 अनुच्छेद दे रखे हैं इसमें, पहले भी मैं बता चुका हूं, 352, 356 और 360। ठीक है, इनको भी सुन लीजिए। अनुच्छेद 352, अनुच्छेद 352 जो है वो तब लगता है जब किसी दूसरे देश से युद्ध हो जाए या अपने देश के अंदर क्रांति हो जाए, सशस्त्र क्रांति होनी चाहिए, है ना। ये 44वें संविधान संशोधन से पहले ऐसा विषय नहीं था, उसमें सिर्फ ये हुआ था कि विद्रोह हो जाए, यानी देश के अंदर विद्रोह हो जाए तो क्या लगाई जा सकती है? इमरजेंसी। और हमारी आयरन लेडी प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी ने अपनी मन मर्जी से 25 जून 1975 को इमरजेंसी लगा दी थी। कुछ अपने निहित स्वार्थों की वजह से इमरजेंसी लगा दी थी। 1975 में ये इमरजेंसी लगी, लोगों ने देखा कि ये बहुत गलत कार्य हुआ है। क्यों? क्योंकि हमारे संविधान में कुछ मिस्टेक रहेगी। क्या मिस्टेक रहेगी? कि उसमें यह बताया गया था कि विद्रोह हो जाए तो इमरजेंसी लग जाती है। विद्रोह हो रखा था, थोड़े बहुत दंगे फसाद हो रखे थे, उनकी वजह भी इंदिरा गांधी ही थी, लेकिन विद्रोह के आधार पे उसने क्या लगा दिया? इमरजेंसी लगा दिया। तो बोला कि ऐसे तो कोई भी लगा देगा, आज इंदिरा गांधी ने लगाई है, कल कोई और लगाएगा। तो 44वें संविधान संशोधन सन 1978 के अंदर इस प्रावधान को बदल के सशस्त्र विद्रोह कर दिया, यानी हथियारों के साथ अगर कोई विद्रोह करता है तो ये क्या लगेगा? क्रांति लगेगी। ये 352 के तहत आपातकाल लगेगा। तो इसमें 3 है, 352 अनुच्छेद है, इसमें 3 विषय हैं। एक तो युद्ध, ठीक है, एक सशस्त्र विद्रोह और तीसरा है बाहरी आक्रमण। ठीक है, ये किसमें? 352 में। नोट भी कर लिया करो, कुछ कुछ चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं, आज के लिए नहीं, भविष्य के लिए भी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन यहां से कॉलेज लेक्चरर के एग्जाम में, स्कूल लेक्चरर के एग्जाम में, पटवारी, रीट, यहां से आते हैं, है ना। तो ये आपको आपका बेस इतना मजबूत कर दूंगा मैं कि कक्षा 12 को अच्छे से पास नहीं करोगे तुम, बाकी और कंपटीशन जब दोगे तब भी तुम्हें काफी आसानी महसूस होगी। इसके अलावा अनुच्छेद जो 356 है, अनुच्छेद जो 356 है, इसके तहत
लगता है राष्ट्रपति शासन। इसके तहत जो आपातकाल लगता है उसको क्या कहते हैं? राष्ट्रपति शासन, जो किसी राज्य में लगता है और राष्ट्रपति द्वारा लगाया जाता है, किसी विशेष राज्य में लगाया जाता है। जब राष्ट्रपति को यह पता चलता है कि उस राज्य का संवैधानिक तंत्र के विफल हो गया, यानी संविधान के अनुसार राज्य की गवर्नमेंट काम नहीं कर रही, अगर उसे किसी भी प्रकार से पता चलता है, राज्यपाल या कोई और तरीके से पता चलता है, तो उसमें राष्ट्रपति शासन लगा देता है। ठीक है। और 360 जो है वो है वित्तीय आपात। 360 कब लगता है? वित्तीय आपात। ये आज तक नहीं लगा है। सबसे ज्यादा लगा है 356। अपने देश में सबसे ज्यादा कौन सा लगा है? 356, राष्ट्रपति का शासन। 352 युद्ध के समय लगा था। एक बार इंदिरा गांधी ने विद्रोह के उपलक्ष्य में ही लगा दिया था, उसको बाद में बदल के सशस्त्र विद्रोह किया गया। ठीक है। तो वित्तीय अस्थिरता आ जाए कभी किसी एक दो हिस्से में या पूरे भारत देश में, तो वित्तीय आपात लगता है 360 के तहत, जो आज तक लगाया नहीं गया। तो इन आपातकालीन परिस्थितियों के अंदर केंद्र ज्यादा मजबूत हो जाता है, क्योंकि ये जो विषयों का आवंटन किया गया है ये सारे खत्म, और सारे बोले कानून कौन बनाएगा? केंद्र बनाएगा। तो ये ध्यान रखिए। अगला है राज्यसभा में असमान प्रतिनिधित्व। राज्यसभा में असमान प्रतिनिधित्व। देखो, राज्यसभा है वो राज्यों का सदन है। किसका सदन है? राज्यों का। यानी उसमें से राज्य से उसके सदस्य चुन के जाते हैं। राज्य की विधानसभाएं राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव करती है। लेकिन हमारे यहाँ पे जो चुनाव होता है वो राज्य की जनसंख्या के अनुसार होता है। जिन राज्यों की जनसंख्या ज्यादा है वहां से राज्यसभा के सदस्य लोग ज्यादा जाते हैं। जिन राज्यों की जनसंख्या कम है वहां से कम लोग जाते हैं राज्यसभा में। जैसे हमने राजस्थान से 10 राज्यसभा के सदस्य चुने जाते हैं, और जैसे झारखंड है वहां से 6 ही चुने जाते हैं। लेकिन यूपी है वहां से 31 यानी 31 सदस्य चुने जाते हैं। सबसे ज्यादा राज्यसभा में जाने वाले सदस्यों की संख्या यूपी स्टेट से है, उत्तर प्रदेश से है, और उसका कारण यह है कि वहां की जनसंख्या ज्यादा है। ठीक है। तो यानी छोटे जो राज्य हैं वहां से कम संख्या में सदस्य जाते हैं। जो ज्यादा बड़े राज्य हैं जिनकी जनसंख्या बहुत ज्यादा है वहां से ज्यादा संख्या में राज्यसभा के सदस्य चुने जाते हैं। ये भी कहीं ना कहीं एकात्मकता का लक्षण है, क्योंकि जैसे अमेरिका जैसे जो देश हैं वहां 50 राज्य हैं, चाहे कोई छोटा हो चाहे कोई बड़ा हो, प्रत्येक राज्य में से 2 कैंडिडेट उसके जो राज्यसभा को वहां सीनेट बोला जाता है, सीनेट के अंदर जाते हैं। चाहे कोई कितना ही बड़ा राज्य हो उससे भी 2 जाएंगे, चाहे कितना ही छोटा राज्य हो उससे भी 2 जाएंगे। लेकिन हमारे देश में जिस राज्य की जनसंख्या ज्यादा है उससे ज्यादा सदस्य जाएंगे राज्यसभा में, जिसकी जनसंख्या कम है उससे कम जाएंगे। तो ये कहीं ना कहीं क्या करता है? राज्यों के बीच भेदभाव करता है। इसके बाद आता है एकल नागरिकता। इसके बाद क्या आती है? एकल नागरिकता। ये जो एकल नागरिकता है ये क्या होती है? एकल नागरिकता यानी सिर्फ देश की, सिर्फ केंद्र की नागरिकता होगी हमारे पास, राज्य की नागरिकता नहीं होगी। लेकिन संघीय व्यवस्था में दोनों की होती है। जैसे अमेरिका है, स्विट्जरलैंड है। अमेरिका और स्विट्जरलैंड में क्या होता है कि जैसे कोई अमेरिका के न्यूयॉर्क स्टेट का रहने वाला है तो उसे वो अमेरिका का भी नागरिक है और न्यूयॉर्क का भी नागरिक है। ठीक है। ऐसे ही स्विट्जरलैंड में। लेकिन अपने देश में क्या है? अपने देश में तो ये है कि भाई मैं राजस्थान का रहने वाला हूं तो भी मैं भारत का ही नागरिक हूं। कोई यूपी का रहने वाला, हरियाणा का रहने वाला, तो भी क्या है? वो सिर्फ भारत का नागरिक है, ना कि राजस्थान, हरियाणा, यूपी के नागरिक हम नहीं हैं। हमें सिर्फ एक नागरिकता मिलती है, पूरे देश की नागरिकता मिलती है, केंद्र की नागरिकता मिलती है। केंद्र मजबूत हो जाता है, राज्य कमजोर रह जाता है। यही एकात्मकता है। ठीक है।
और अगला तुम्हारा ये दे रखा है प्रारंभिक बातों में जो नेक्स्ट पॉइंट जो आपका दे रखा है, 8वीं विशेषता दे रखी है, वो है कि प्रारंभिक बातों में एकरूपता। प्रारंभिक बातों में एकरूपता। अब ये प्रारंभिक बातें कौन कौन सी है? देखो बहुत सारी चीजें हैं जो केंद्र और राज्यों के लिए एक ही है, जैसे कि दीवानी और फौजदारी कानून जो होते हैं वो केंद्र और राज्यों के एक ही है। दीवानी फौजदारी कानून कौन कौन से होते हैं? दीवानी कानून जैसे कि जो संपत्ति के लिए लड़ाई झगड़े होते हैं, घर के लिए, खेत के लिए, प्लॉट के लिए, वो सारे झगड़े होते हैं वो दीवानी। और जिनमें खून खराब हो जाता है, मार दिया, हत्या कर दी, काट दिया, है ना, वो होते हैं फौजदारी कानून। तो इनके लिए एक ही कानून है, ठीक है। उसके अलावा चुनाव करवाने के लिए एक ही आयोग है, निर्वाचन आयोग, भारतीय निर्वाचन आयोग। राज्य की सरकार का भी चुनाव वही करवाता है, यानी विधानसभाओं के, और केंद्र में संसद के चुनाव भी वही कराता है, राष्ट्रपति के चुनाव भी वही कराता है। तो इन चीजों से क्या पता चलता है कि कहीं ना कहीं हमने देश को एक ही बनाया है, यानी दो भागों में नहीं बांटा कि राज्यों को कुछ सत्ता कम दी है, केंद्र को ज्यादा दी है, ठीक है। ऐसे ही अखिल भारतीय सेवाएं होती है, जैसे आईएएस, आईपीएस और आईएफएस, 3 अभी फिलहाल अखिल भारतीय सेवाएं। आईएएस से बनते हैं कलेक्टर, आईपीएस से बनते हैं एसपी, और आईएफएस से बनते हैं राजदूत। जैसे हमारे देश के कुछ राजदूत दूसरे देश में जाते हैं, यानी पुराने टाइम में, राजाओं के टाइम में जिनको दूत बोला जाता था, एक राजा अपना किसी दूत दूसरे राजा के पास भेज रहा है कि या तो हमारा ये बात मान ले, नहीं युद्ध के लिए तैयार हो जा, है ना, संधि कर ले। तो ऐसे ऐसे अभी इस टाइम में भी इसकी भर्ती जो होती है यूपीएससी से होती है और आईएफएस के लिए चुने जाते हैं। तो 3 अखिल भारतीय सेवाएं हैं, लेकिन काम नियुक्त कौन करती है उनको? केंद्र सरकार। काम कहां करती है? कलेक्टर, एसपी कहां कर रहे हैं? राज्य में काम कर रहे हैं, राजस्थान में कर रहे हैं, भाई राजस्थान सरकार उसको पेमेंट कर रही है, लेकिन नियुक्ति को किसने की? केंद्र सरकार ने। बात किसकी मानेंगे? केंद्र सरकार की। कहीं ना कहीं फिर केंद्र सरकार क्या होगी? इसमें प्रमुख होगी। अगला है एकल संगठित न्याय व्यवस्था। आठ पॉइंट हो गए। 9वां पॉइंट है एकल संगठित न्याय व्यवस्था। ये क्या है कि हमारी जो न्याय व्यवस्था है वो कहीं ना कहीं उसका एक सुप्रीम है, एक बॉस है उसका, उसके नीचे ही है, सारी अलग अलग नहीं है। राज्यों की न्यायपालिका अलग नहीं है, उसका भी बॉस एक ही है, वो है सुप्रीम कोर्ट। यानी सर्वोच्च न्यायालय के अधीन ही सारे राज्यों के उच्च न्यायालय हैं, और अधीनस्थ न्यायालय छोटे मोटे जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हैं उसी के अधीन है। सबसे ज्यादा पावरफुल कौन है? सर्वोच्च न्यायालय। किसके पास है? केंद्र सरकार के पास, पूरे भारत देश के पास। एकात्मकता की बात कर दी ना कि सारी शक्तियां एक जगह। उसके अलावा अगला जो पॉइंट है आपका, राज्यों को पृथक होने का अधिकार नहीं दिया गया। क्या है? 10वां पॉइंट है राज्यों को पृथक होने का अधिकार नहीं, ठीक है। यानी राज्यों को अलग पृथक होने का अधिकार नहीं है। मतलब भाई अभी कोई स्टेट कहे कि भाई मैं तो भारत में नहीं रहना चाहता, मैं तो भारत से अलग रहना चाहता, अलग होना चाहता हूं, ऐसा नहीं है। मनमर्जी नहीं चलेगी, भारत में ही रहना पड़ेगा, ठीक है, ऐसा हमारे संविधान में कहा गया है। तो ये भी कहीं ना कहीं क्या कर रही है? केंद्र सरकार को प्रमुख बना रही है। अगला है राज्यों की सीमाओं में बदलाव
यानी कि राज्यों की सीमाओं में बदलाव किया जाएगा, फिर भी राज्यों की सहमति नहीं ली जाएगी। राज्य को सहमति जरूरी नहीं, यानी राज्यों की सीमाओं में बदलाव के लिए राज्यों की सहमति की जरूरत नहीं। यानी राज्य की सीमा, जैसे अपने राजस्थान का नक्शा है, ठीक है, कुछ पतंग जैसा नक्शा है, उसको, उस नक्शे को थोड़ा बहुत इधर उधर चेंज करना, एमपी को इधर करना, थोड़ा बढ़ा देना, राजस्थान को कम कर देना, या इधर किसी को स्टेट को कम कर देना, किसी को बढ़ा देना, नया स्टेट, जैसे अभी पहले 2001 में हुए थे छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तराखंड, तो ऐसे ये नए राज्य बनाना, अभी जम्मू कश्मीर में हुआ है ना। तो ऐसे ये किसका अधिकार है? केंद्र का अधिकार है। इसके मामले में राज्यों को कोई सहमति असहमति देंगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। इसके अलावा अगला है लोक सेवाओं का विभाजन। ये मैंने उसी में बता दिया, इसको बताने की जरूरत नहीं है। जैसे अखिल भारतीय सेवाएं मैंने अभी बताई ना आपको, 3 अखिल भारतीय सेवाएं होती है, IAS, IPS और IFS। लोक सेवाओं का विभाजन नहीं, ठीक है। यानी और जो छोटे अधिकारी होते हैं, बड़े बॉस तो होते हैं ये अखिल भारतीय, और जो छोटे अधिकारी होते हैं SDM, SDM, तहसीलदार, कानूनगो, पटवारी, और भी बहुत सारे विभागों में, JN, IN, जितने भी पुलिस जितने भी हैं, वो सारे किसके होते हैं? राज्य सरकार के। काम दोनों का करते हैं भाई। राज्य सरकार का प्रशासन, राज्य सरकार तनख्वाह दे रही, राज्य सरकार के कानूनों को लागू करेंगे तो बात ठीक है, लेकिन केंद्र सरकार के कानूनों को भी लागू कौन करते हैं भाई? अपनी यही पुलिस करती है, राजस्थान पुलिस ही करती है। तो कहीं ना कहीं ये कहा जाता है कि इसके ऊपर केंद्र का नियंत्रण अधिक है, ठीक है। तो ये कुछ आपके 12 पॉइंट थे, ये एकात्मकता के लक्षण को दिखाते हैं, तो आप इनको अच्छे से। अच्छा, इसके अलावा भारतीय संघवाद की कुछ प्रवृत्तियां बताई गई हैं। इसके बाद आपका ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। ये भी टॉपिक बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन यहां से भी पूछते हैं, है ना। क्वेश्चन यहाँ तो आपकी मर्जी है, कोई आपको 12 पॉइंटों में से दो चार पॉइंट याद नहीं रहे, 8 लिख दिए तो भी चलेगा, लेकिन ये इन चीजों को आप जरूर याद रखना। भारतीय संघवाद की प्रवृत्तियां, भारतीय संघवाद की प्रवृत्तियां, यानी भारतीय संघवाद की मतलब किस टाइप का होता जा रहा है, ठीक है, बनाया कैसा था लेकिन हो कैसे गया। इसमें 2, 4, 5 विद्वान है। एक तो जो भारतीय संघवाद मतलब शुद्ध संघवाद नहीं है, शुद्ध संघवाद तो अमेरिका का है, ठीक है, कनाडा है, स्विट्जरलैंड है, शुद्ध संघवाद है। एकात्मकता के कोई लक्षण देखने को नहीं मिलते, लेकिन अपने संविधान में तो देखो कितने लक्षण एकात्मकता के देखने के लिए मिल रहे हैं। तो हमारा संविधान में संघीय व्यवस्था को एकात्मक व्यवस्था के साथ मिला के खिचड़ी बनती है ना तो चावल होते हैं और ना ही दाल, चावल और दाल दोनों को मिला दिया जाता है, खिचड़ी बनती है। ऐसे एकात्मक शासन व्यवस्था के लक्षणों को भी कुछ ले लिया, हमें अच्छे लगे तो उसको भी ले लिया, संघात्मक शासन व्यवस्था के लक्षण अच्छे लगे उनको भी ले लिया, और हमारी एक अद्भुत संघीय व्यवस्था बन गई। ऐसी किसी देश में संघीय व्यवस्था नहीं है, ये भारतीयों का ही, भारतीय ही ये काम कर सकते हैं। तो इस हमारे देश की जो संघीय व्यवस्था के बारे में कुछ विद्वानों ने कहा। एक है केसी वियर, केसी वियर, इसने कहा कि ये तो भारत तो संघात्मक नहीं है, ये तो आधा ही है, अर्ध संघवाद यानी भारत के जो संघवाद को अर्ध संघीय कहा। क्यों कहा तुम्हें पता ही है भाई, खिचड़ी में कहेंगे चावल बना दिए हमने, खिचड़ी किसी मेहमान को दे दें और कहते लो चावल बना दिए, तो क्या कहेगा भाई ये तो आधे ही चावल है, मतलब आधे तो दाल है। या उसको हमने कह दिया कि लो दाल बना दी और दे दी खिचड़ी, तो कहेगा दाल तो आधी है इसमें। तो इसने कहा, केसी वियर ने कहा कि ये तो अर्ध संघीय है, पूरा संघीय कहाँ है, देखो ना एकात्मकता के लक्षण कितने ज्यादा हैं, ठीक है। भीमराव अंबेडकर ने क्या कहा,
अपने जो संविधान के जो प्रारूप समिति के जो अध्यक्ष थे भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, उन्होंने कहा कि कठोर संघीय नहीं है। अपनी जो शासन व्यवस्था है वो कठोर संघीय नहीं है, जैसी किसकी है, अमेरिका की है, वैसी नहीं है। इसके अलावा एक और विद्वान है इंग्लैंड के, मॉरिस जोन्स, बहुत बार क्वेश्चन पूछते हैं, मतलब मुझे नहीं पता, मैंने इतने क्वेश्चन देख लिए इस टॉपिक पर। मॉरिस जोन्स ने, क्वेश्चन ये आता है मॉरिस जोन्स ने भारतीय संघवाद को कैसा संघवाद बोला, या क्वेश्चन ये आता है कि भारतीय संघवाद को सौदेबाजी का संघवाद किसने कहा, किसने कहा, मॉरिस जोन्स ने कहा। देख लो मैं ये 4-5 लिखवा रहा हूं और इनमें से क्वेश्चन आने की पूरी संभावना है। अब की बार आपके छोटे क्वेश्चन आएंगे और छोटे क्वेश्चनों में यही आएंगे, क्योंकि इसके ऊपर बड़ा क्वेश्चन तो बन नहीं रहा, छोटे बन रहे। अब की बार तुम्हारे लिए छोटे क्वेश्चनों की भरमार होगी। तो मॉरिस जोन्स ने भारतीय संघवाद को क्या कहा है, सौदेबाजी वाला संघवाद। सौदेबाजी वाला संघवाद, ठीक है। इसके बाद एक और विद्वान आते हैं, उन्होंने भी संघवाद के बारे में बोला है कि भारतीय संघवाद कैसा संघवाद है। मॉरिस जोन्स होगा, ग्रेनविल ऑस्टिन, ग्रेनविल ऑस्टिन, बहुत बड़े संविधानविद है। इन्होंने कहा कि सहयोगी संघवाद है। भारत का संघवाद कैसा संघवाद है, सहयोगी संघवाद, ठीक है। अब तुमने देखा कि संघवाद है, नाम से संघवाद है, लेकिन एकात्मकता के इतने लक्षण हैं, फिर भी संघवाद कैसे है, क्योंकि यहाँ पे राज्यों को बहुत सारे अधिकार दिए गए हैं। जैसे क्षेत्रीय परिषदें हैं, अनुच्छेद 263 के अंतर्गत अंतरराज्यीय परिषदों का गठन किया गया है, नीति आयोग का गठन किया गया है, जिनमें राज्यों की भूमिका बहुत सारी है, यानी राज्यों से भी विचार विमर्श किया जाता है। तो कहीं ना कहीं संघीय शासन व्यवस्था भी है और एकात्मक शासन, दोनों मिली जुली है। ये कुछ याद रख लेना, केसी वियर, इसको याद रखने का तरीका यही है, ये कि तीन भीमराव अंबेडकर का तो इतना नहीं पूछता, लेकिन इन 3 विद्वानों का, जो सारे के सारे अंग्रेज विद्वान है, केसी वियर, मॉरिस जोन्स, ग्रेनविल ऑस्टिन, पूछते ही है इसका। केसी वियर में आधा व्यय आ रहा है, यानी इसके नाम में ही आधा व्यय आ रहा है, आधी चीज आ रही है, इसका मतलब ये आधा ही संघीय बता रहा है। कैसा है, अर्ध संघीय, ठीक है। मॉरिस जोन्स को आपको याद करना पड़ेगा, सौदेबाजी वाला संघवाद, मॉरिस जोन्स सौदेबाजी वाला संघवाद और ग्रेनविल ऑस्टिन सहयोगी संघवाद। तो ये आपका चैप्टर नंबर 3 कंप्लीट हुआ, और नेक्स्ट वीडियो में हम जो आपका अगला चैप्टर होगा वो शायद संसद है, जिसमें राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति, वो लेंगे। धन्यवाद। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा बढ़ाइए, लाइव आने का मेरा भी मन है और आपका भी होना चाहिए। धन्यवाद।